हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब मस्त ज़बरदस्त। मैं भी एकदम मस्त और एकदम ज़बरदस्त। तो आज मैं आप लोगों को एक पेपर सॉल्व करवाने जा रहा हूं जो कि मैथ्स का है, 80 मार्क्स का। और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। और अब हम ना एक एक करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए। सवाल में हमें कहा गया है ए फंक्शन f, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। एक फंक्शन है f फ्रॉम r प्लस टू r, यानी कि r प्लस क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट। दिस इज r प्लस टू r वेयर r प्लस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव मतलब सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स। डिफाइंड बाय, और हमारा जो फंक्शन है वो है fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 इज नंबर 1 1 बट नॉट ऑन टू बट नॉट 1 1, बोथ 1 1 एंड ऑन टू, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। अब हमें ये चेक करना है। चलिए सबसे पहले चेक करते हैं 1 1 है या फिर नहीं है। उसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज फॉर 1 1 1 1 चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। लेट, मान लेते हैं हमारे पास दो नंबर्स हैं x1 और x2। ये दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं इस r प्लस से, इससे बिलोंग कर रहे हैं। सच दैट, वो भी इस तरह से बिलोंग कर रहे हैं कि सच दैट कि जो fx1 है वो बराबर है fx2 के। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज योर fx1, तो fx1 की वैल्यू आप लिखेंगे 4x1 प्लस 3 इक्वल टू में दिस इज 4x2 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल, 4x1 बराबर में हो गया 4x2, 4 से 4 कैंसिल, इट मीन्स x1 इज इक्वल टू x2। और अगर x1 x2 के बराबर आ गया इसका मतलब दिस फंक्शन इज 1 1। तो आप लिख सकते हैं हेंस f इज 1 1। तो एक काम तो खत्म हो गया, ये 1 1 है। अब दूसरा हमें चेक करना है ये ऑन टू है कि नहीं। अब ऑन टू के लिए आप क्या करेंगे, यहां देखिए दिस इज फॉर ऑन टू। मैंने लेट कर लिया कि fx जो है वो बराबर है किसके? y के। मान लेते हैं fx इज इक्वल टू y। अब आपको fx पता है कितना है? 4x प्लस 3 रख दीजिए यहाँ पे। 4x प्लस 3 इज इक्वल टू में y। यहां से अगर मैं 4x निकालूंगा तो वो आ जाएगा y माइनस 3। इट मीन्स x इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन में 4। अब ये देख लीजिए, अब आप यहां से y की अलग अलग वैल्यूज डाल दीजिए और आपको बदले में क्या मिलेगा? x। जरा ध्यान से देखना, होता क्या है, आपको इस रियल नंबर के सेट में से y उठाना है और आपका x ना इस रियल नंबर के सेट में आना चाहिए जिसके अंदर सारे नंबर कैसे हैं? पॉजिटिव। आप इसमें y की वैल्यू चलो मान लेते हैं 0 डालते हैं। जैसे ही आप y को 0 डालोगे ना, आप लोगों का आंसर x कितना आएगा? -3/4। और याद रखना x आपने पॉजिटिव रियल नंबर्स के सेट को से लिया है तो x कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। इसका मतलब आपको हर एक y के लिए x नहीं मिल रहा, यानी कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ये दिस इज नॉट ऑन टू, दिस इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं होगा। यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा? f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 1 1 है मगर ऑन टू नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब इस दूसरे सवाल में लिखा हुआ है इफ a matrix has 36 elements then the number of possible orders it can have is। अगर किसी मैट्रिक्स में टोटल 36 एलिमेंट है तो उसके क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ये सबको पता होगा कि आपको 36 के सारे फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। लिखना स्टार्ट करते हैं। 36 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। अगर मैं लिखूं तो सबसे पहले 1/36 एक ये हो सकता है। दूसरा आप इसे लिख सकते हैं 2/18, ये भी फैक्टर है। तीसरा आप लिख सकते हैं 6/12, ये भी है। फिर उसके बाद आप इसे लिख सकते हैं 4/9, ये भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप इसे लिख सकते हैं 6/6। तो ये सभी इसके फैक्टर्स हैं। इन्हें आप पलट के भी तो लिख सकते हैं। ये हो गया 36/1, कॉमा ये आप लिख सकते हैं 18/2, फिर अगला लिख सकते हैं 12/3, फिर अगला लिख सकते हैं 9/4, और इसको अगर पलटूंगा तो 6/6 कैसा रहेगा? बिल्कुल सेम। इसका मतलब अगर किसी मैट्रिक्स में 36 एलिमेंट्स है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब 9 पॉसिबल ऑर्डर्स आर देयर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ये आपका सही आंसर होगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन। अब इस थर्ड क्वेश्चन में क्या है देखिएगा ध्यान से। सवाल में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द फंक्शन दिस। तो आपके पास एक फंक्शन दिया गया है और आपको इस फंक्शन के बारे में जो स्टेटमेंट दी गई है उसमें से चेक करना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। अब मेरी बात सुनना आप लोग ध्यान से। एक तो आप एमसीक्यू कर रहे हो, इसलिए ज़्यादा लिखना नहीं है कि पूरा पूरा सॉल्व करके देखना है। एमसीक्यू में अगर आप लॉजिकली इसका जवाब दे पाते हो, कोई ट्रिक लगती है तो लगाओ और ऑप्शन पहचान के काम को कर दो खत्म। अब वो क्या चीज़ है मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आप ऑप्शंस को देखिए, अगर आप एलिमिनेट कर सकते हैं तो वो कीजिए। हमारे सामने लिखा है fx इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कह रहे कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा और वो भी सारे रियल नंबर्स के लिए। चलो देखते हैं जरा क्या सभी रियल नंबर्स के लिए ऐसा है या फिर नहीं है। सबसे पहले ना मैं इस चीज को 0 के लिए चेक करता हूं। यहां पर लिख रहा हूं दिस इज फॉर 0। अगर मैं 0 पर इसकी लिमिट निकालूं, यहां लिख देता हूं फॉर x इज इक्वल टू 0, 0 पे चेक कर रहे हैं तो उसके लिए आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहां पर fx, फिर इक्वल टू में आ जाएगा लिमिट एज इट इज, फिर लिखेंगे x टेंड्स टू 0 और x टेंड्स टू 0 का मतलब है x 0 के नजदीक है, 0 के बराबर नहीं है। और जब भी 0 के बराबर नहीं होगा तब आप fx की जगह क्या यूज करोगे, x का स्क्वायर प्लस में 3, और जैसे ही x को 0 रखोगे आपका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। इसके बाद मैं इसे निकालता हूं एट x इज इक्वल टू 0 पर। x इक्वल टू 0 पर जब देखोगे तो x बराबर 0 पर इसका आंसर कितना है 1, तो आप लिख सकते हो f0 इज इक्वल टू 1। तो देखना जरा, लिमिट की वैल्यू 3 आ रही है और फंक्शन की वैल्यू 0 पर कितनी है 1, दोनों इक्वल नहीं है। इट मींस कि आप यहां देख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0। इसका मतलब दिस फंक्शन f इज नॉट कंटिन्यूअस, और वो भी किस पर, एट x इज इक्वल टू 0 पर। अब देख रहे हैं इन्होंने पहले ऑप्शन में क्या लिखा है। पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है fx इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर एवरी x। नहीं, एवरी x कहाँ, अगर एवरी x पे डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस होता तो x बराबर 0 पर भी कॉन्टिन्यूअस दिखता, x बराबर 0 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा है, f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x, ये भी गलत क्योंकि x फंक्शन जो है वो 0 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अब एक बार डी पार्ट को देखते हैं, f इज डिसकंटिन्यूअस एट इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। कह रहे हैं बहुत सारे पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है। चेक करते हैं, अभी तो मैंने खाली 0 पे चेक किया, एक बार देखते हैं और किसी नंबर पर क्या रहता है इसका सीन। तो मैं अगर कोई और नंबर ले लेता हूँ, चलो मैं 1 ले लेता हूँ, यहाँ लिख देता है फॉर x इज इक्वल टू 1। अब जरा ध्यान देना, x अगर 1 है इसका मतलब x 0 नहीं है, और अगर x 0 नहीं है तो आपको fx की जगह पर किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, fx बराबर x स्क्वायर प्लस में 3, यानी कि आपको इसे यूज करना है क्योंकि ये तब इस्तेमाल करोगे जब x 0 नहीं होगा। और आप सबको पता है कि दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा ही कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब आपका ये फंक्शन ऑलवेज ही कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस। मतलब x बराबर अगर 0 नहीं है, इसको छोड़ के सारे नंबर पर आपका ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। और डी ऑप्शन कह रहा है f इज डिसकंटिन्यूअस एट इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, जबकि ऐसा नहीं है, ये सभी पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूअस है एक्सेप्ट 0। इसका मतलब डी ऑप्शन भी गलत, और बचा कौन सा, सी। इट मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कैसे, थोड़ा सा बता दो। f इज कॉन्टिन्यूअस, हाँ है, एंड डिफरेंशिएबल, इसको हमने चेक ही नहीं किया, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, जिसके अंदर से किसको एक्सक्लूड कर दिया गया, 0 को। इसका मतलब 0 को छोड़ के बाकी सारे नंबर पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही आएगा। अच्छा, ऐसे सवालों में ना कोशिश करो ऑप्शन एलिमिनेट करना, पूरा पूरा सॉल्व करके टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, सवाल सिर्फ एक ही नंबर का है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन देखिएगा। अब इस फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसको तो यहीं पे निपटा देते हैं भाई। सवाल में लिखा है हमारे पास कि लेट fx बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन, एक फंक्शन है fx जो कि कंटिन्यूअस है, ऑन दिस इंटरवल, क्लोज इंटरवल a b, एंड डिफरेंशिएबल ऑन दिस a b interval, then this function fx is strictly increasing in a b if।
अच्छा, आप लोगों को याद होगा हमने क्लास में ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है ये चेक करना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, उसका डेरिवेटिव। अगर किसी का डेरिवेटिव 0 से बड़ा आया तो आप बोलते हो कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और अगर डेरिवेटिव 0 से छोटा आया तो आप बोलते हो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसका मतलब दिस इज फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड दिस इज फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इन्होंने बोला कि आपका फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ऑप्शन ए नहीं, ये डेरिवेटिव लेस देन 0 है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से कैसा है, बड़ा। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, मुझे लगा ये वाला ऑप्शन भी है, लेकिन इस पे डैश नहीं है, इस पे डेरिवेटिव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा सवाल है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। सवाल में हमें कहा गया है कि यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ दिस, आपको ये बताना है। अच्छा, अगर ये मैट्रिक्स इसके बराबर है, इसका मतलब पहला एलिमेंट पहले के बराबर होगा, तो यहां से सीधा पता चल गया कि x प्लस वाई बराबर कितना है, 6। और ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा, यहां से पता लग गया x इंटू वाई बराबर में 8। और आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज 24 बाय x और प्लस में दिस इज 24 बाय y। आप इसमें से 24 कॉमन ले लीजिए, यहां बचेगा 1 बाय x प्लस 1 बाय y इक्वल टू में 24 एज इट इज। आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा एक्स वाई, और ये इधर चला जाएगा तो ऊपर आ जाएगा आपके पास x प्लस वाई। 24 की जगह 24, व्हाट इज योर x प्लस वाई, x प्लस वाई इज 6 एंड व्हाट इज योर x इंटू वाई विच इज 8। 8 से इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 3, 3 इंटू 6 कितना हो गया 18, तो हमारा आंसर आ जाएगा 18। ऑप्शन नंबर कौन सा वाला करेक्ट है, डी। यस, डी इज करेक्ट। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, छठा सवाल। अच्छा, ये 6th क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, एक प्रॉपर्टी ही है जो आप लोगों ने ना एक डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा होगा। उस डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर ना ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है और ये प्रॉपर्टी ही सीधा दे दी गई है सवाल के अंदर। क्या थी वो प्रॉपर्टी, मैं आपको एक बार याद दिलाता हूं। अगर आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं एफ एक्स इंटू डी एक्स, और वो भी लिमिट a से लेकर के लिमिट b तक, तो आप अगर चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, a से लेकर के b तक, इन दोनों को ऐड कर दीजिए और इसमें से वेरिएबल माइनस कर दीजिए, यानी कि f, और यहां पर आप लिखेंगे a प्लस बी माइनस एक्स इंटू में डी एक्स। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। अब ये किससे मैच कर रहा है, a प्लस बी माइनस एक्स, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ये आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 7वां सवाल देखिए। ये वेक्टर्स का क्वेश्चन है। अब क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, यहां पर ध्यान दीजिएगा। यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज द सॉल्यूशन। देखो भाई, लेट थीटा बी द एंगल, थीटा एंगल है बिटवीन टू यूनिट वेक्टर्स ए एंड बी। एक तो बात ये है कि भाई दोनों ही यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब दोनों का ही मैग्नीट्यूड कितना है, 1, सच दैट, और वो भी इस तरह से कि इनके बीच का जो एंगल है उसका साइन थीटा हमें पता कितना, 3/5। देन ए डॉट बी इक्वल टू, आपको ए डॉट बी की वैल्यू बतानी। चलिए देखते हैं जरा, हमें निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी कि ए कैप डॉट बी कैप, और हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट को लिखते हैं ए मैग्नीट्यूड, उसके बाद बी मैग्नीट्यूड, और उसके बाद इनटू में कॉस थीटा। तो a का मैग्नीट्यूड 1, b का मैग्नीट्यूड 1, इंटू में आ जाएगा cos ऑफ थीटा, तो आपका रिजल्ट आ गया cos थीटा। आपको sin थीटा पता है, बस आपको क्या निकालना है, cos थीटा। निकालते हैं जरा, देखिए कैसे निकलेगा। आप यहां पर एक बात पे ध्यान दीजिएगा, सब लोगों को यह पता है कि जो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, और अगर मैं यहां से cos स्क्वायर थीटा निकालूंगा तो वो आ जाएगा 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा, या फिर अगर मैं यहां से cos थीटा निकालता हूं तो आप यहां लगाएंगे रूट में 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा, लेकिन यहां प्लस भी आएगा और यहां पर माइनस भी आएगा। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, कुछ बताता हूं कि सर हमने तो पढ़ा है cos थीटा का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ऐसा नहीं है भाई, इसकी वैल्यू प्लस भी होती है माइनस भी, डिपेंड करता है कि आपका थीटा कौन से क्वाड्रेंट में। यहाँ पे हमें नहीं पता कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड, इसलिए आपको cos के ये दोनों ही साइन इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो मैं अगर इसकी जगह लिखूं तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, इसे लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा कितना है 3/5, तो इसे आप लिखेंगे 3/5 का स्क्वायर, और आप इसे खुद भी सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्टली इसका रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। आप इसे लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ दिस इज 25 माइनस 9/25, और इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा प्लस माइनस 4/5। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 8वां सवाल, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन, इसे भी जरा समझते हैं। इस 8वें सवाल में क्या लिखा है देखिएगा, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में दिस इज डी वाई अपॉन में डी एक्स, फिर यहां लिखा है प्लस में x इंटू में y इक्वल टू में ax, तो हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है, दैट्स इट। और साथ में लिखा है x की वैल्यू 1 से छोटी और -1 से बड़ी। तो यार इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए पहले आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और उसके लिए आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से हटाना पड़ेगा। उसके लिए सबको 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इसको करेंगे तो ये कट जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो आप इसे लिखोगे x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में y, और इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा ax अपॉन में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो मैंने अभी कुछ नहीं किया, बस इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब आप लोगों को ये पता है कि ये इस फॉर्मेट में आ चुका है dy अपॉन में dx प्लस दिस इज पी वाई इज इक्वल टू में q। इसका मतलब ये p का काम कर रहा है, यानी कि आप लिख सकते हैं p इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। यहां से मुझे p पता चल गया, और अगर p पता चल गया तो अब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना स्टार्ट कीजिए, और वो करना बड़ा ही आसान है। मैं आपको यहां पे करके दिखाता हूं। हम जानते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज आई एफ इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन p इंटू में dx। तो यहां e की जगह e, इंटीग्रेशन एज इट इज, p आपके पास कितना है x अपॉन में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और इंटू में आ जाएगा dx। ये आ गया। अब देखो भाई, इसे इंटीग्रेट करना है, अगर आप नीचे t पुट करो तो ऊपर उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं, ध्यान से देखना, e इसके ऊपर इंटीग्रेशन, यहां पर आपके पास लिखा x अपॉन में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इनटू में dx। मैंने एक काम किया, -2 से मल्टीप्लाई और -2 से क्या कर दिया डिवाइड। अब देखो नीचे t पुट करोगे तो ऊपर क्या उसका डेरिवेटिव, और जब भी ऐसा होता है नीचे पुट करने पर अगर ऊपर उसका डेरिवेटिव नजर आए तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन ऑलवेज लॉग मॉड 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रहा इसका इंटीग्रेशन, और अगर ये है तो आप इसे चाहो तो ऐसे लिख दो, e की पावर लिख दीजिए लॉग, यहां पर मॉड 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर -12, क्योंकि जो भी लॉग के आगे मल्टीप्लाई होता है वो क्या बन जाती है उसकी पावर, और e से लॉग मान के चलिए कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -12, और जिसकी पावर माइनस की है वो नीचे आकर के प्लस का हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। इट मीन्स द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एंड द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये आ गया हमारा आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8। 9th क्वेश्चन। अब इस 9th क्वेश्चन को देखना, ये भी एक अच्छा सवाल है और बेसिक सा क्वेश्चन है बहुत। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमारे पास लिखा है इफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन आर दिस 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 एंड दिस, देन द वैल्यू ऑफ k इज। कह रहे हैं आपके पास एक लाइन है, उसकी डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यूज दे रखी है। तो मैं यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, और हम जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन को l m n से दिखाया जाता है, तो एक l फिर m और फिर ये n, और हमें ये भी पता है कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 1 होता है। तो आप सबसे पहले l को लिखिए √3k का स्क्वायर, फिर प्लस में m को लिखिए दिस इज अगेन √3k स्क्वायर, फिर n को लिखिए दिस इज अगेन √3k स्क्वायर, और इक्वल टू में 1। तो आप इसे लिख सकते हैं 3k स्क्वायर, फिर प्लस में 3k स्क्वायर, फिर प्लस में 3k स्क्वायर और इक्वल टू में 1। इट मीन्स इट इज 9k स्क्वायर इज इक्वल टू में 1, और यहां पर आप लिख सकते हैं दिस इज k स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। इट मीन्स k इज इक्वल टू ±1/3। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट, अगला सवाल। 10th क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा जरा।
अब इस 10वें सवाल में सिर्फ आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, आपने चीजें समझी हैं तो आप जवाब दे सकते हो, बहुत आसान है। ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, यानी कि ये रहा आपका सवाल कि एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये लीनियर प्रोग्रामिंग वाला चैप्टर है, डील्स विद द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एन, ये डील करता है ऑप्टिमाइजेशन, किसके ऑप्टिमाइजेशन के साथ? लॉगरिथमिक फंक्शन, जी नहीं। क्या आपने इस चैप्टर में लॉग देखा? नहीं। लीनियर फंक्शन, जी हाँ, इसके अंदर क्या होता है? लीनियर फंक्शन। क्वाड्रेटिक, ये भी नहीं होता। एक्सपोनेंशियल, ये भी नहीं होता। तो लीनियर फंक्शन ही होता है, और इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ना आपको एक ऐसा फंक्शन मिलता है z बराबर में 4x प्लस में 5, और आपको इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और इसी को मैक्सिमाइज या फिर क्या करना होता है? मिनिमाइज। और आप देख सकते हैं इनमें वेरिएबल्स की पावर कितनी है? 1, जो कि कैसा फंक्शन बन जाता है? लीनियर फंक्शन। तो इसका मतलब आप इसके अंदर किस फंक्शन की ऑप्टिमाइजेशन करते हैं? लीनियर फंक्शन की, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं फिर मिनिमम वैल्यू। ये तो मुझे लगता है सबसे आसान सवाल यही था। अब आता है नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 11, 11वां सवाल। इसे भी देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें क्या लिखा है? सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं यहां से। इफ PAB लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, कंडीशन है B, इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज A डैश विद कंडीशन B, ये इक्वल है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? चलिए देखते हैं जरा। पहले इसको लिखते हैं, PAB को आप लिख सकते हैं PA इंटरसेक्शन B, अपॉन में आप इसे लिखेंगे दिस इज PB। इसी तरह से आप इसे भी लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B, और अपॉन में इसे लिख दीजिए दिस इज PB एज इट इज। अब ये PB से PB कैंसिल हो गया, आप इसे रन दीजिए PA इंटरसेक्शन B एज इट इज, इक्वल टू में आ जाएगा P। ये जो A डैश इंटरसेक्शन B लिखा है, अगर मैं इसे चाहूं तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं, PB इंटरसेक्शन में A डैश, कोई फर्क नहीं पड़ता, बातें दोनों की दोनों बिल्कुल सेम है। अब यहां के बाद से अगले स्टेप पर आते हैं। मैं इसे फिलहाल ऐसे रहने देता हूं, PA इंटरसेक्शन B एज इट इज, और हमें ये पता है कि PB इंटरसेक्शन A डैश जब भी लिखा हो तो इसे ऐसे लिखा जाता है, PB माइनस में P एंड दिस इज B इंटरसेक्शन A, हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ये PB और इसमें से इस पूरे को माइनस कर दिया जाता है। जब आप इसे लिखेंगे तो दिस इज PA इंटरसेक्शन B एज इट इज, इसे बराबर के इस साइड ले आइए तो ये रहा प्लस का P, और ये B इंटरसेक्शन A है, आप इसे वापस A इंटरसेक्शन B लिख सकते हैं, इक्वल टू में आपके पास क्या बचेगा? PB। जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PB एज इट इज, और यहां से अगर मैं निकालता हूं PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू में आ जाएगा हाफ ऑफ PB, तो ये मेरे पास आंसर आ गया, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज आई थिंक ऑप्शन नंबर C। तो ये हमारा सही आंसर है भाई। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 12वां सवाल। इस 12th क्वेश्चन में क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा सब लोग। ये भी बहुत इजी सा सवाल है और डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। यहां से शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की। हमें ये दिया गया है दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, तो यार ये डिटर्मिनेंट हमें आता तो है सॉल्व करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, और फिर माइनस कर देंगे। तो मैं इसे डायरेक्टली लिख देता हूं x प्लस 1, उसके बाद आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1, फिर माइनस, इसे भी मल्टीप्लाई कीजिए, आप इसे लिखेंगे x माइनस में 1, ये रहा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में x और फिर प्लस में 1। इसे देखना जरा, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये तो फॉर्मूला बन गया a क्यूब प्लस बी क्यूब का। ठीक ऐसे ही a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो आप इसे लिख सकते हैं x का क्यूब प्लस 1, फिर माइनस में x का क्यूब और माइनस माइनस प्लस 1, और यहाँ पर x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, आंसर इज 2, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 13वां सवाल। अब इस 13th क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है डेरिवेटिव, देखते हैं जरा। हमें कहा गया कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इज इक्वल टू रूट पाई। तो यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो मैंने लिख दिया डी बाई डी एक्स, और यहां पर आप लिखेंगे दिस इज साइन ऑफ एक्स का स्क्वायर,
और वो भी विद रिस्पेक्ट टू x निकालना, वो भी कब, जब आपके x की वैल्यू अंडर रूट ऑफ पाई के बराबर हो तब। तो पहले डेरिवेटिव करते हैं इसको, हमें पता है इसके ऊपर पूरे पर तो पावर नहीं है। फंक्शन कौन है, साइन, साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस x का स्क्वायर, फिर एंगल कौन है एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव हो गया 2x। तो आपका पहला काम तो हो गया आसान, आपको डेरिवेटिव मिल गया 2x कॉस ऑफ x का स्क्वायर। लेकिन हमें ये तब निकालना है जब x किसके बराबर हो, रूट पाई के बराबर। तो इसके अगले स्टेप को हम यहाँ पे कर रहे हैं एट x इज इक्वल टू रूट पाई। तो आप इसमें रख दीजिए इस चीज़ को, तो जैसे ही आप इसे रखेंगे 2x की जगह रखिए रूट पाई, और यहाँ पर है कॉस, ये रहा कॉस, फिर से x की जगह रूट पाई, और इस पूरे के ऊपर क्या डाल देते हैं, स्क्वायर। तो अगले स्टेप में 2 रूट पाई की जगह रूट पाई, कॉस एज इट इज, स्क्वायर से रूट हट गया तो ये रहा पाई, और कॉस पाई सबको पता है कितना होता है, -1। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा -2 अंडर रूट ऑफ पाई, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज -2 रूट पाई, ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी खत्म हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला 13 के बाद अब आ जाइए 14th क्वेश्चन पर। अब इस 14th क्वेश्चन को तो करना ही नहीं है, तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। इसके अंदर हमसे क्या पूछा गया है, हमसे कहा गया है कि बताइए कि द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो भाई इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो, ऑर्डर और डिग्री बताना है। ऑर्डर कैसे पता लगता है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव कितनी बार मैक्सिमम किया गया है। तो इसके अंदर तो एक बार डेरिवेटिव हो रखा है, इसमें 2 बार, तो इसका मतलब आप सीधा सीधा बोल सकते हैं सर अगर 2 बार डेरिवेटिव हो रखा है मैक्सिमम तो ऑर्डर इज 2। और जिस टर्म से आपको ऑर्डर पता लगता है उसी की हाईएस्ट पावर क्या होती है, डिग्री। तो आप यहां पर लिख सकते हैं एंड इट्स डिग्री इज 1। तो ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 1, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन। अब इस 15th क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये है बहुत इजी सा सवाल, आसान सा है। अब सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, देखिए द वेक्टर विद टर्मिनल पॉइंट दिस ए एंड इनिशियल पॉइंट बी। तो एक काम करते हैं, मैं यहां पे एक डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। टर्मिनल पॉइंट ए है, तो ये लो जी ये ए है, ये रहा 2, -3, 5, और इनिशियल पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है, दिस इज 3, -4, 7। आप लोगों को ये वाला वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो एक काम करते हैं, इनिशियल पॉइंट बी, टर्मिनल पॉइंट ए, तो इसका मतलब जो वेक्टर है उसका नाम हो गया बी ए वेक्टर। और कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल से। फाइनल है आपके पास 2, फिर इनिशियल पॉइंट क्या है 3, तो 2 - 3 आई कैप, फिर प्लस -3 -4, तो आप इसे लिखेंगे -3 +4 एंड दिस इज जे कैप। और फिर 5 - 7, तो आप इसे लिख सकते हैं 5 - 7 एंड दिस इज के कैप। तो आप इसे लिखेंगे 2 - 3 इज माइनस आई कैप, -3 + 4 प्लस का जे कैप, और 5 - 7 -2 के कैप। तो इसका मतलब आ गया ऑप्शन कौन सा वाला सही है, -i + j -2 के, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो ये सवाल भी खत्म। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 16, 16वां सवाल। भैया इस पर थोड़ा ध्यान देना, ये सवाल क्या है ये आसान सा ही, ये 3D का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें डायग्राम का खेल थोड़ा अच्छा होगा। ढंग से डायग्राम समझ जाओगे तो आप कर पाओगे इजीली, वरना वैसे बिना डायग्राम के भी आप कर सकते हो। बस आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, हम इसको तरीके से ही करते हैं थोड़ा, ताकि आपको कभी ऐसा फिर से कोई सवाल मिले तो आप कर पाए। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी ए बी सी फ्रॉम वाई एक्सिस इज। आपको बोला गया कि वाई एक्सिस से एक पॉइंट पी ए बी सी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं उसका ना डिस्टेंस निकालना है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं सारी की सारी एक्सिस बना ही देता हूँ, एक्स भी वाई भी इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से ये एक्सिस बना दी, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ये रही एक एक्स वाई, और ये वाली एक मान लेते हैं कौन सी, जेड एक्सिस। तो ये 3 एक्सिस मैंने आप लोगों के सामने बना दी। और अब ना पहले मैं इस डायग्राम को ही कंप्लीट कर देता हूँ। तो मान लीजिए ये आपके सामने इस तरीके की एक शेप बना दी, ये क्यूबॉइड जैसी शेप बना लेते हैं। मान लीजिए ये आपके सामने एक्सिस है, इसे बोल दिया एक्स एक्सिस, इसे बोल दिया वाई एक्सिस, और इसे बोल दिया जेड एक्सिस, एंड दिस इज द ओरिजिन। तो ये मैंने आपके सामने बना दी। ये जो पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट P मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, दिस इज द पॉइंट P। इसके कोऑर्डिनेट है A, B, C, ये एक पॉइंट P है।
आपको बताना है इस पॉइंट का डिस्टेंस, वो भी कहां से, वाई एक्सिस। अब देखते हैं जरा कैसे बताते हैं इसका डिस्टेंस। अगर वाई एक्सिस से आपको इसका डिस्टेंस निकालना है तो यही तो डिस्टेंस होगा इसका, पॉइंट पी का वाई एक्सिस से डिस्टेंस। तो आपको ये वाला डिस्टेंस ही क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब इसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा देखिए इसका x कोऑर्डिनेट a, y कोऑर्डिनेट b, z कोऑर्डिनेट c। अगर आप y एक्सिस पर जाकर के पहुंच जाते हो मान लो, तो y एक्सिस पे जो पॉइंट है मान लेते हैं वो q है। अब हमें ये पता है कि y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, z कोऑर्डिनेट 0 होता है, बस एक कोऑर्डिनेट 0 नहीं होता, दैट इज y। और वो y क्या होगा, यहां से यहां तक की जितनी हाइट होगी वही इसका y कोऑर्डिनेट होगा। ये वाली हाइट और ये वाली हाइट कैसी है, सेम। अगर इसकी हाइट से पता लग रहा है इसका y कोऑर्डिनेट b है, तो इसका भी y कोऑर्डिनेट कितना होगा, b ही होगा, क्योंकि दोनों की हाइट आप यहीं से तो नाप रहे हो x से ऊपर जाकर के। तो अगर इसकी हाइट b है तो इस वाले पॉइंट की भी हाइट कितनी होगी, b, तो ये b, ये भी b। अब आपको p और q के बीच का डिस्टेंस ही तो पता करना है, उसके लिए आप p से q तक का एक वेक्टर निकाल लो। और वेक्टर कैसे निकलेगा, पी क्यू, तो q माइनस पी, फाइनल माइनस इनिशियल, 0 माइनस ए, तो आप इसे लिखेंगे 0 माइनस ए, और साथ में आप लिख सकते हैं दिस इज आई कैप। उसके बाद लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल प्लस में b माइनस बी एंड दिस इज जे कैप। उसके बाद 0 माइनस सी, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस सी एंड दिस इज के कैप। तो फाइनली आपका वेक्टर आ गया माइनस ए आई कैप, ये तो 0 छोड़ दीजिए, माइनस सी के कैप। लेकिन आपको तो डिस्टेंस चाहिए, इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही तो डिस्टेंस होगा, तो आप लगाएंगे रूट माइनस के ए का स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस में माइनस सी का स्क्वायर। इसका मतलब आपका फाइनल आंसर आ गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17, 17वां सवाल, ये भी देखिए ध्यान से। अब इस सवाल में हमें पूछा गया द नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटर्मिन्ड बाय द कंस्ट्रेंट्स। तो भाई आपको कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं, तो मैं यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, और जो कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं उन्हें एक बार लिख देता हूं, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। और हमें बताना है कि कितने कॉर्नर पॉइंट्स होंगे इसके, वो भी फिजिबल रीजन के। देखो वैसे ना मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ वैसे तो, बट आप कुछ थोड़ा सा लॉजिकली भी दिमाग लगा के इसका आंसर बता सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, हम इसके ना ग्राफ को पहले ड्रॉ करते हैं ठीक से। तो मैं इस तरीके से यहाँ पर एक्सेस बना रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स डैश एंड दिस इज योर वाई डैश, और ये रहा हमारा ओरिजिन। आपको पहले इसका ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है तो आप इस तरह से बॉक्स बनाइए, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखिए y, x0 y4 y0 x4। इसका मतलब आप देखेंगे तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं सर इस जगह पर x4 होगा और y कितना होगा 0, और इस जगह पर y4 होगा और x कितना होगा 0, और आप इस तरीके से दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दीजिए, और यू मिलाने के बाद आपके सामने आपकी लाइन हो गई तैयार। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया, और लाइन की इक्वेशन भी हमें पता है, और वो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। याद रखना MCQ है आपका, मैं तो ये करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। अब ना भाई आपको शेडिंग करनी पड़ेगी, पता करना पड़ेगा सॉल्यूशन इस लाइन के उधर वाले पॉइंट से या फिर इधर वाले पॉइंट से। तो मैं इस लाइन के इधर का एक पॉइंट लेता हूँ, ओरिजिन 0 0। एक बार इसमें रख के देखते हैं, x को 0 रखिए और y को भी 0 रखिए, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ये ट्रू नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू, ये ठीक नहीं है। अगर ये ठीक नहीं है मतलब इसके सॉल्यूशन इधर वाले पॉइंट्स नहीं है, इसका मतलब इसके सॉल्यूशन कौन से वाले पॉइंट होंगे, इधर वाले, यानी कि यही हमारे लिए हमारा फिजिबल रीजन है। और अगर ये हमारा फिजिबल रीजन है, इट मीन्स दैट कि आप ये कह सकते हैं कि सर ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों के दोनों हमारे लिए क्या हो गए, कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन। और कितने कॉर्नर पॉइंट्स हैं, 2, तो इस तरह से आपको पता लग गया। अगर मान लो ये फिजिबल रीजन ऊपर के बजाय यहाँ नीचे वाला होता तो कॉर्नर पॉइंट होता 1, फिर ये 2, और फिर ये कितना होता 3। और इसके बारे में आप ऐसे पता कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे ना साफ साफ एक चीज दिखाई दे रही है, नजर आ रही है, और वो ये है कि आपका x प्लस वाई ग्रेटर देन 4 है, मतलब x प्लस वाई वाली लाइन ये रही, ग्रेटर देन 4 का मतलब है उधर की तरफ, और लेस देन 4 का मतलब है इधर की तरफ, क्योंकि उधर जाओगे तभी तो 4 से कहां चले जाओगे आगे, और अगर उधर वाली शेडिंग है तो सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट्स होंगे, 2 ही पॉइंट्स नजर आएंगे कॉर्नर पॉइंट। और अगर मान लो ये x प्लस वाई लेस देन 4 होता तो शेडिंग कहां होती, इस तरफ, फिजिबल रीजन इस तरफ, तब 1 2 3 3 कॉर्नर पॉइंट्स आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट अभी इस सवाल के लिए।
ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, 18वां सवाल, इसे भी आप ध्यान से देखिएगा। अब इस सवाल में हमारे पास क्या लिखा है, देखिए, इफ A and B are two non-zero square matrices, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, दो मैट्रिक्स हैं A और B, दोनों के दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, दोनों ही नॉन जीरो हैं, ऑफ द सेम ऑर्डर, इनका ऑर्डर भी सेम है, सच दैट, वो भी इस तरह से कि A प्लस B का स्क्वायर बराबर है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, सॉरी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, देन तब इनमें से कौन सी बात होगी वो आपको बतानी है। चलिए देखते हैं, पहले इसको ना मैं दो बार लिख लेता हूं, a प्लस बी एज इट इज, फिर इंटू में दोबारा लिख देते हैं a प्लस बी एज इट इज, और फिर इक्वल टू में लिख देते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अच्छा एक बात सुनना, कई बच्चे सोचते हैं सर हम एक काम करते हैं होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, वो मत लगाना, ये नंबर नहीं है जो आप होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, ये मैट्रिक्स है, ठीक है, इसलिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्रॉपर। देखते हैं जरा क्या आता है मल्टीप्लीकेशन से रिजल्ट, a को a से मल्टीप्लाई किया, दिस इज a स्क्वायर, a को b से मल्टीप्लाई किया, दिस इज ab, फिर b को a से मल्टीप्लाई किया, दिस इज ba, फिर b को b से मल्टीप्लाई किया, दिस इज b स्क्वायर, और इक्वल टू में आपके पास आ गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, इट मीन्स आपके पास आ गया ab और प्लस में ba इक्वल टू में जीरो मैट्रिक्स, या फिर आप अगर देखें तो आप इसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखने पे पता लग रहा है ए बी बराबर क्या आएगा माइनस बी ए, तो ये हमारे पास हमारा रिजल्ट आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मैं एक्चुअल में यहाँ पर आने के बाद सोच रहा था कहीं यही तो ऑप्शन नहीं दे रखा, अगर ये होता तो मैं यही रुक जाता, मुझे ये लगा तो मैं इसलिए बराबर के साइड ले आया। ये आपके 18th क्वेश्चन हो गए, इसका मतलब आप लोगों ने सेक्शन ए का ना एक पार्ट कर लिया, दैट इज एमसीक्यू। अभी इसके दो सवाल और बाकी हैं जो कि असर्शन और रीजनिंग के हैं, फिर हम सेक्शन बी भी देखते हैं। अब हम असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चंस पर आते हैं, देखिए ध्यान से, पहले तो लिखा क्या पूरा सवाल पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 आर असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, ये AR क्वेश्चंस है भाई। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, वन लेबल्ड एज असर्शन A एंड द अदर लेबल्ड एज रीजन R. Select the correct answer from the codes A, B, C and D as given below. अब देखो भाई, आप लोगों को दो स्टेटमेंट दी जाएगी इस तरह के सवाल में, एक होगा असर्शन और एक होगा रीजन, यानी कि आपको असर्शन में कुछ बात लिखी हुई होगी और दूसरी वाली जो स्टेटमेंट होगी वो ऊपर वाली बात के लिए रीजन लिखा होगा। अब ऐसा हो सकता है पहले केस में बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, कि दोनों ही बातें बिल्कुल सही हो और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, और रीजन जो है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन बी आपको तब टिक करना है व्हेन बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ही सही हो, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, रीजन जो है वो सही एक्सप्लेनेशन ना हो तब आप बी लिखेंगे। सी में लिखा है असर्शन ट्रू हो, रीजन फॉल्स हो तब सी, और अगर असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, तब आप क्या लिखेंगे डी। चलिए अब आपको ये पता है सबको, और ये मैंने आज बता दिया, आगे से जितने भी हम पेपर डिस्कस करेंगे किसी भी पेपर में अब मैं ये सब बार बार नहीं बताऊंगा। अब हम शुरू करते हैं अपने सवाल को। तो अब देखिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 19, इसमें हमें थोड़ा सा सॉल्व भी करना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है इसमें। हमसे ये बोला गया है, वैसे तो जिस बच्चे को अगर एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो भाई उसने इसका आंसर याद ही होगा, अच्छे से अगर करी है तो। ये मिसक्लेनियस का सवाल है, डिटर्मिनेंट के सबसे आखिरी वाली मिसक्लेनियस का आखिरी सवाल है, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन यही वाला है भाई, देख लेना, ऐसा ही है। अच्छा चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सवाल का सॉल्यूशन। क्या लिखा है देखिएगा जरा, इसमें हमारे पास दे रखा है assertion for matrix this where theta belongs to 0 से 2 पाई क्लोज इंटरवल है, डिटर्मिनेंट A की वैल्यू जो है वो 2 से 4 तक लाई करेगी क्लोज इंटरवल में, ये असर्शन है। और रीजन दे रखा है क्योंकि cos थीटा की वैल्यू +1 और -1 के बीच में लाई करती है, तब जब थीटा 0 से लेके कहाँ तक होता है 2 पाई तक। अब भाई ये तो आपको देखना पड़ेगा, अगर पता है, याद है एनसीईआरटी का सवाल तो सीधा बता दो कि हाँ जी दोनों ही सही है, एकदम ए ऑप्शन हो जाएगा वही। लेकिन नहीं पता तो आपको मैं करके दिखाता हूँ एक बारी। सबसे पहले आप लोगों को ना ए का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे देखना है क्या ए डिटर्मिनेंट 2 और 4 के बीच में आता है कि नहीं आता। उसके लिए आप लोगों को यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ, सवाल को नोट ही कर लेता हूँ। 1 दिस इज कॉस थीटा एंड दिस इज 1, फिर उसके बाद आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, दिस इज 1, दिस इज अगेन कॉस थीटा, फिर उसके बाद आएगा -1, फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस का कॉस थीटा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1, ये है डिटर्मिनेंट। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा 1 एज इट इज, ये और ये कैंसिल, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1
और माइनस कॉस और कॉस, माइनस कॉस स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। फिर आता है माइनस, अगली टर्म में आपको क्या लिखना पड़ेगा, कॉस थीटा, ब्रैकेट, ये और ये कैंसिल, 1 को कॉस से किया तो ये रहा माइनस का कॉस थीटा, और फिर उसके बाद माइनस 1 को कॉस से किया तो ये माइनस कॉस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, दिस इज अगेन कॉस थीटा। फिर बीच में आ गया प्लस 1 एज इट इज। अब ये और ये कैंसिल, माइनस कॉस ये दोनों मिलकर के बन गए प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 1 और -1 ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 1। अब यहाँ के बाद से प्लस कॉस और माइनस कॉस तो कैंसिल हो गए, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दो बार आ गए, तो ये इसको लिख देते हैं 2 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। तो लो जी, पहला काम तो हो गया, मुझे डिटर्मिनेंट ए पता चल गया। अब मुझे देखना है क्या ये डिटर्मिनेंट ए इसके अंदर लाई करता है, बिलोंग करता है कि नहीं करता। अगर करेगा तो बोल दूंगा असर्शन इज करेक्ट। चलिए देखते हैं जरा ऐसा होगा या नहीं होगा, उसी चीज को अब हम चेक करने वाले हैं। यहां पर ध्यान से देखिएगा सब लोग, देखिए जैसा कि हमें ये पता है कि जो cos थीटा होता है वो हमेशा 1 से छोटा होता है और बड़ा और बराबर होता है -1 से, +1 और -1 के बीच में इनके इक्वल भी होता है। लेकिन अब ना मुझे इसकी वैल्यू पता करनी, यहाँ मुझे cos नहीं cos स्क्वायर दिख रहा है, चलो मैं भी फिर स्क्वायर कर देता हूँ, तो cos स्क्वायर थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1, लेकिन क्योंकि स्क्वायर हो गया तो अब वो नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 हो सकता है, या 0 से क्या हो सकता है, बड़ा, तो मैंने स्क्वायरिंग करने पर ये लिख दिया इसको। अब इस cos स्क्वायर के साथ 1 भी है, चलो सब में 1 को ऐड कर देते हैं, 0 + 1 ये 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 ऐड किया तो ये हो गया 1 प्लस में cos स्क्वायर थीटा, यहाँ भी 1 ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया 2। देखो ये चीज़ तो आ गई, लेकिन इसके साथ 2 भी है, सबको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये रहा आपके पास 2, फिर 2 मल्टीप्लाई करोगे ये है 1 प्लस में cos स्क्वायर ऑफ थीटा और लेस देन और इक्वल टू 4। आप इस 2 को 2 रहने दो, इससे आप देखिए यही तो डिटर्मिनेंट ए है, तो आप लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए लेस देन और इक्वल टू 4। इट मींस कि फाइनली साबित हो तो गया कि आपका डिटर्मिनेंट ए 2 से 4 तक के बराबर है या इनके बीच में है। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया, असर्शन तो ट्रू है, ये तो बिल्कुल सही है। अब देखना है क्या रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या फिर नहीं। देखना जरा, cos थीटा -1 से 1 के बीच में होता है तब जब थीटा 0 से 2 पाई हो, ठीक है, मैंने भी तो इसी का यूज किया। इसका मतलब सच में ये 2 से 4 इसलिए क्योंकि cos थीटा -1 से लेके कहां तक के बीच में, +1 के बीच में, और इनके बराबर भी है। इसका मतलब असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। इसका मतलब मेरे हिसाब से जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वैसे एनसीईआरटी का सवाल है, जिसने एनसीईआरटी ठीक से करी है उसे याद होगा, वो डायरेक्टली कर देगा, इतना सब करने की जरूरत नहीं है, मैंने करवा दिया क्योंकि मुझे आप लोगों को बताना था। अब आता है हमारे पास एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, ये 20वां सवाल देखिएगा ध्यान से। अब इस 20वें क्वेश्चन को भी लॉजिकली ही सॉल्व करना है, कैलकुलेशन नहीं करनी इसके अंदर। अब क्या लिखा है इस सवाल में आप देखिए, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। A line in space cannot be drawn perpendicular to x, y and z simultaneously। कह रहे आप एक स्पेस के अंदर ऐसी लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते जो x के भी परपेंडिकुलर हो, y के भी परपेंडिकुलर हो और z के भी परपेंडिकुलर हो। और सच में नहीं कर सकते भाई, आप ऐसे करके 3 एक्सिस बना लो एक बारी। मान लीजिए ये रही आपके पास तीनों एक्सिस, चलो मैंने इसको x मान लिया, इसे मैंने y मान लिया और इसे मैंने मान लिया z एक्सिस। अब मैं अगर इसको ऐसे करके एक ऐसे बना लूँ प्लेन, तो आप बोलोगे सर ये ना एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। मैंने ना एक लाइन ऐसे करके, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। आप बोलोगे सर देखो ये वाली जो लाइन है ना वो इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन में ये वाली एक्सिस कौन सी है, एक्स हो गई, और ये वाली एक्सिस कौन सी है, वाई। तो आप बोलोगे ये एक ऐसी लाइन है जो एक्स के परपेंडिकुलर है, वाई के परपेंडिकुलर है, लेकिन जेड के परपेंडिकुलर नहीं है। जेड के कैसी है, पैरेलल। आप कुछ भी कर लो, ऐसी कोई लाइन बना ही नहीं सकते जो तीनों एक्सिस के एक दूसरे के कैसी हो, परपेंडिकुलर। यही बात इन्होंने भी लिखी है, ए लाइन इन स्पेस कैन नॉट बी ड्रॉन परपेंडिकुलर टू एक्स, वाई एंड जेड साइमल्टेनियसली। मुझे तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है कि हाँ सच में हम ऐसी कोई लाइन स्पेस में नहीं ड्रॉ कर सकते जो तीनों के कैसी हो, परपेंडिकुलर। अगला देखते हैं, फॉर एनी लाइन मेकिंग एंगल्स अल्फा, बीटा, गामा विच with the positive directions of x, y and z axis respectively, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to में 1। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी लाइन जो एंगल अल्फा, बीटा, गामा बना रही है
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, एक्स वाई और जेड के साथ, तो उनके लिए ये चीज 1 होती है। भाई ये तो बिल्कुल सही है, सच में इसकी वैल्यू 1 होती है। क्लास के अंदर भी ये बात डिस्कस की गई थी कि अगर कोई भी लाइन है, मान लीजिए मैं अगर इस चीज को ऐसे ड्रॉ करूं इस तरह से, तो आपको ये चीज अच्छे से पता होगी कि अगर आपके पास ये x है, ये y है और ये z है, और ये कोई एक लाइन है, तो कोई भी लाइन x के साथ जो एंगल बनाती है अल्फा, y के साथ जो एंगल बनाती है बीटा, और z के साथ जो एंगल बनता है इसका, वो वाला एंगल कौन सा होता है, दैट इज गामा। तो मैं यहां पर दिखा देता हूं, थोड़ा सा मुझे इसे मिटाना पड़ेगा, इस तरीके से ड्रॉ कर देता है इसको। तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये कौन सा बनेगा, गामा। और जब भी ऐसा होता है तो आप इसी को लिखते थे कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। अच्छा मान लो ये बिल्कुल ठीक लिखा है। अब देखते हैं कि क्या ये इस बात को एक्सप्लेन कर सकता है कि नहीं, देखते हैं जरा। तो आप ये बोलोगे, मान लो अगर सच में ऐसी लाइन होती जो x y z तीनों के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती, परपेंडिकुलर होती, तो ऐसे में तो फिर आपका अल्फा बीटा गामा तीनों ही 90-90 होते। चलो रख के देखते हैं। अगर मैं अल्फा को भी 90 रखूं, अगर मैं बीटा को भी 90 रखूं, अगर मैं गामा को भी 90 रखूं, तो सब जानते हैं cos 90 0, फिर 0, फिर 0, आंसर कितना आया 0, और आना कितना चाहिए 1, जो कि 1 के बराबर नहीं आया। इसका मतलब आप बोलोगे सर ऐसा नहीं हो सकता कि अल्फा बीटा गामा तीनों ही 90 के इक्वल हो, ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये असर्शन एकदम ट्रू, रीजन भी एकदम ट्रू, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है कि अगर सच में ऐसी लाइन होती तो इसका सम 1 आना चाहिए था, लेकिन 1 नहीं आ रहा। इसका सम, अगर लाइन ऐसी होगी तो इसका सम कितना आ रहा है 0, जो कि ठीक नहीं है। तो अब ना आप लोगों का सेक्शन ए हुआ कंप्लीट, और सेक्शन बी करेंगे हम अगली वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी की चीजें करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।